ऐसे ही का तमाम ये तंगो दीवार है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें आज शामिल हैं हमारे इस शो में। शुरुआत पतंजलि की एक खबर के साथ होगी। क्या पतंजलि पर हो सकती है कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट ने कर फटकार लगाई है, माफी को नहीं माना है। आगे किस तरीके की कार्रवाई की संभावना है, ये जानेंगे। गांव से निकली मांग, शहर क्यों सुस्त? 2 सर्वे आए अलग अलग एजेंसियों के, जिन्होंने ये बताया कि गांव में अब कुछ रिकवरी दिख रही है, वहां से मांग निकलती दिख रही है, लेकिन शहर सुस्त पड़ रहे हैं, वहां से मांग कमजोर है। कॉन्फिडेंस, भरोसा जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। ऐसा क्यों है, ये समझेंगे। बेहिसाब कर्ज से क्यों डरा आरबीआई? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि जो ये बेहिसाब कर्ज दिए जा रहे हैं, ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए खतरा है, ये चेतावनी दी। क्या चेतावनी का मतलब है, ये जानेंगे। दिन की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे यहां से। उसके बाद पहली खबर होगी बैंक कर्मचारियों को ई-सॉप्स देने की तैयारी। सरकारी बैंक कर्मचारियों को बैंकों के शेयर देना, ये कुछ अलग सा लगता है, कुछ नई सी पहल लगती है। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, ये समझेंगे। बिजली संकट से निपटने की क्या है तैयारी? भीषण गर्मी की भविष्यवाणी आईएमडी ने अभी 2 ही दिन पहले की है। उसके बाद आज खबर आई कि बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई स्तर पर, कई मोर्चे पर तैयारी शुरू कर दी है। क्या पूरी तैयारी है, इसका जायजा लेंगे। और ताइवान के भूकंप से क्यों चिंता में बाजार? चिप बाजार में बड़ी चिंता है ताइवान में आए भूकंप पे। 25 साल का सबसे बड़ा भूकंप आया ताइवान में। क्या कुछ बदला इस भूकंप के बाद? क्या कुछ आगे संभावना परिदृश्य बनता दिख रहा है? ये सब कुछ जानेंगे। फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसएआई ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कहा है कि डेयरी, अनाज और मॉल्ट आधारित ड्रिंक को हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के लेवल के साथ ना बेचे। देश के खाद्य कानून में हेल्थ ड्रिंक नाम का कोई ड्रिंक है ही नहीं, और एनर्जी ड्रिंक के दायरे में फ्लेवर्ड पानी आधारित ड्रिंक आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एफएसएसएआई ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ये निर्देश दिया। क्या कुछ कहा है अपने ऑर्डर में, सर? एफएसएसआई ने पहली बार भारत में एनर्जी ड्रिंक्स को परिभाषित करने की या एनर्जी ड्रिंक की तस्वीर साफ की है। और ये काम केवल ई कॉमर्स साइट्स पर ही नहीं, बाकी शॉप्स पर भी, ऑफलाइन शॉप्स पर भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं जिन्हें एनर्जी ड्रिंक कहा जा रहा है, जिनमें एनर्जी ड्रिंक जैसा कुछ भी नहीं है। वो मॉल्ट पर बने हुए हैं या डेयरी पर बने हुए हैं, उनमें बाकी चीज़ें मिली हुई हैं। और अब यहाँ से शायद एफएसएसआई जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहाँ एनर्जी ड्रिंक्स की कैटेगरी को परिभाषित करने और स्पष्ट करने की किसे एनर्जी ड्रिंक कहा जाए, ये इसके नियम तय किए जाएंगे। तात्कालिक तौर पर इसका असर ये होगा क्योंकि भारत का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव रेगुलेशन है, वो उसमें शायद आने वाले समय में बदलाव करके एनर्जी ड्रिंक्स के नए प्रावधान तय किए जाएंगे। तात्कालिक तौर पर आपको ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर ऐसे भी जो भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, उन्हें एनर्जी ड्रिंक के नाम से नहीं, उन्हें सामान्य ड्रिंक के बेवरेजेस से या सामान्य ड्रिंक के तौर पर बेचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद के बचाव पर अप्रसन्नता जताई है और योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण की माफी को कोरी बयानबाजी कहकर खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने उत्पादों की प्रभावकारिता के बारे में पतंजलि के बड़े बड़े दावों और कोविड महामारी के चरम दौर में एलोपैथी को बदनाम करने पर केंद्र के कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया है। साथ ही पूछा है कि सरकार ने क्यों अपनी आंखें मूंद रखी हैं। स्वामी रामदेव और बालकृष्ण दोनों कारण बताओ नोटिस के सिलसिले में अदालत में उपस्थित थे, जहां उनको ये फटकार लगाई गई है। सर, ये भी कहा गया है रेडी फॉर एक्शन। किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? ये ऐसा पहली बार मामला देखने में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉलॉजी स्वीकार नहीं की और आखिरी जवाब देने के लिए दाखिल करने के लिए कहा है। और जो संवाद हुआ, जो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दिए, ये कहा गया कि आप व्यक्तिगत रूप से भी आपने गलतियां की हैं, गलत बयान दिए, कंपनी के तौर से भी किया गया, और कई तरीके की घटनाक्रम हैं जो कॉन्टेम्प्ट का मामला या अदालत की अवमानना का मामला बनाते हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि कोर्ट इस मामले में आदेश क्या लेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी, कुछ ना कुछ एक्शन, सजा जैसा जरूर होगा, चाहे वो जुर्माना लगाने की बात हो, चाहे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की बात हो। लेकिन ये भारत के ताज़ा इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है जो इस तरह से आया है, जिसमें दो पद्धतियों के बीच में एक में सीधा टकराव दिखाई दिया और उसके बाद अदालत को इसमें दखल देकर भारत की प्रमुख आयुर्वेदिक कंपनी को इस तरीके की सजा देने की तरफ बढ़ने के संकेत देने पड़े।
ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिक्री में सुधार दिखने लगा है। नीलसन के सर्वे में जानकारी सामने आई। सर्वे के मुताबिक करीब 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब शहरों के मुकाबले गांव में एफएमसीजी प्रोडक्ट की खरीदारी ज़्यादा रही। ग्रामीण बाजारों में दिसंबर और जनवरी में 6.5%, जबकि फरवरी में 11.1% की वृद्धि दर्ज की गई। देश के गांव में मांग अभी निकल ही पाई थी और शहरों में मांग को लेकर खराब संकेत मिलने लगे। मार्च के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में कंज्यूमर सेंटीमेंट में गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़ा आया सीएमआई की तरफ से। सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि मार्च के दौरान शहरी क्षेत्रों में कंज्यूमर सेंटीमेंट 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सर, शहरों में डिमांड क्यों गिर रही है? अब कंज्यूमर सेंटिमेंट का सर्वे सीएमआई का महत्वपूर्ण सर्वे और ये बताता है कि किस तरीके की परिस्थिति बाजार में बनती दिखाई दे रही है। महंगाई इसका एक असर हो सकता है, पर इस आंकड़े को भीतर से खोलने पर दिखाई देता है कि जो सबसे तेज गिरावट हमें 2019 की तुलना में सारे स्तरों पर अलग अलग आय वर्ग में गिरावट दिखाई दी है। सीएमआई कंज्यूमर सेंटिमेंट को अलग अलग इनकम ग्रुप्स में बांटकर नापता है, अलग अलग लोगों की आय कितनी है, और इसमें 10 लाख रुपए से ऊपर वाले की जो आय वर्ग है उनमें भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है कंज्यूमर सेंटिमेंट में, जिन्हें आमतौर पर महंगाई या बाकी चीज़ों से प्रभावित नहीं माना जाता था, यानी वो खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए तैयार रहते थे। ये महंगाई, इनकम में कमी और इस तरीके की परिस्थितियां हैं जो हमें, जिनका असर हमें मांग में कमी पर दिखाई दे रहा है। पर रूरल एरिया से फसल की कटाई के बाद पैसा लोगों के हाथ में पहुंचने के बाद थोड़ी सी मांग रिकवर होती दिख रही है। रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनियां इस बात का ध्यान रखें कि फिनटेक कंपनियों के जरिए ग्राहक जोड़ते समय रिस्क प्रबंधन से समझौता ना हो और ना ही नियमों को ताक पर रखा जाए। उन्होंने बेहिसाब बढ़ती कर्ज की मांग पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आरबीआई इस पर निगरानी रखेगा। राव ने इस ट्रेंड को फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी नुकसानदेह बताया है। सर, किस खतरे की चेतावनी है ये? पूरा कर्ज का की जो व्यवस्था ना शुभम, वो गहरे असमंजस में दिखाई देती है। अभी एक दिन पहले रिजर्व बैंक के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रेडिट का फ्लो बढ़ाने के लिए नए तरीके की स्कीमें लानी चाहिए और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लानी चाहिए, जिससे कि यूथ को कर्ज मिल सके। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक और कंजर्वेटिव होकर फिनटेक कंपनियां जो कि कर्ज बांटने में अभी आगे आई हैं और उन्होंने कर्ज बांटने शुरू किए, उन पर और सख्ती करने के संकेत दे रहा है। अनसिक्योर्ड लोन या गैर जमानती लोन पर तो पहले से सख्ती हो ही रही है, जो सामने दिखाई दे रहा है। अब इस बयान का मतलब यह है कि जो प्रो साइक्लिकल लेंडिंग है, यानी जो फिनटेक कंपनियां आमतौर पर महंगी दरों पर उन लोगों को कर्ज उपलब्ध कराती हैं जिनकी कर्ज लेने की बैंकों से क्षमता नहीं है और छोटे आकार के कर्ज आते हैं, इन्हें लेकर रिजर्व बैंक की चिंता के स्तर में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उसे और ज्यादा सख्ती से इन नियमों को लागू करने की तरफ बढ़ रहा है। फिनटेक सेक्टर के लिए यह बयान थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि फिनटेक कंपनियों का जो अभी ताजा दौर आया, जो नई पीढ़ी आई है, वो अधिकांश फिनटेक कंपनियां लेंडिंग के काम में आगे आई हैं और वो बैंकों से कर्ज लेकर, बाकी स्रोतों से कर्ज लेकर डिट ही दे रही हैं। आरबीआई की तरफ से आए इस बयान को इस तरह से भी समझना चाहिए कि बैंकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो एक सीमा से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले, नहीं तो वित्तीय सिस्टम में बड़े एनपीए खड़े हो सकते हैं। उसका इशारा है और उसका असर फिर पूरे वित्तीय सिस्टम की स्थिरता पर पड़ेगा। शेयर बाजारों में तेजी को लेकर सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के रुख में बड़ा बदलाव आया है। उनका कहना है कि भारत के बाजार के उच्च मूल्यांकन का कारण विदेशी निवेशकों का देश पर बढ़ता भरोसा है। भारतीय शेयर बाजारों का प्राइस अर्निंग रेशियो यानी पीई रेशियो 22.2 है, जो दुनिया के कई देश के औसत से अधिक है। सेबी प्रमुख ने कुछ सप्ताह पहले स्मॉल और मीडियम कैप शेयरों के उच्च मूल्यांकन पर चिंता जताते हुए कहा था कि बाजार में बुलबुला बन रहा है जो कभी भी फूट सकता है। सर, बयान का क्या मतलब निकाला जाए? दोनों तरह से। अगर आप इस बयान को इस दृष्टि से देखें कि भारत का जो प्रमुख रेगुलेटर है वो ये कह रहा है कि भारत में वैल्यूएशन या पी रेशियोज हाई हैं, तो वो इस बात की बार बार ताकीद कर रहा है या बता रहा है कि जो बाकी निवेशक भी कह रहे हैं कि भारतीय बाजार में अन्य बाजारों की तुलना में वैल्यूएशन और प्रीमियम्स हाई हैं। हालांकि उनका यह भी कहना था कि भारतीय बाजार में फेथ और ऑप्टिमिज्म और उम्मीद का संकेत है, लेकिन सेबी के पिछले सारे कदमों को देखा जाए तो उसने हर उस जगह दखल दिया है जहां वैल्यूएशन एक सीमा से अधिक ऊपर जा रहे थे। चाहे आईपीओ को देख लीजिए, जहां पर आईपीओ के बबल में पिंच किया, या आप स्मॉल कैप और मिड कैप में सेबी के दखल को देख लिया जाए। तो अगर बाजार की दृष्टि से देखा जाए तो आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि सेबी प्रमुख के निगाह में हाई वैल्यूएशन है, पर अभी वो इसे थोड़ा होप और उम्मीद का इशारा मान रही है। दोनों तरह से निवेशक इसे पढ़ सकते हैं। उनकी तरफ से कुछ हद तक चेतावनी जैसी बात भी इसमें निकलती दिखाई देती है कि हाँ, वैल्यूएशन ऊंचे हैं, ये बात स्वीकार की गई है रेगुलेटर की तरफ से। इस बीच एक जानकारी ये भी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड की खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। घरेलू म्यूचुअल फंड ने
मार्च में घरेलू शेयर बाजार में रिकॉर्ड 45,120 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो एक महीने में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में बिकवाली और ब्लू चिप कंपनियों में बड़े ब्लॉक ट्रेड के एग्जीक्यूशन के बीच घरेलू म्यूचुअल फंड में ये उछाल आया है। अगली महत्वपूर्ण खबर विस्तारा एयरलाइंस से जुड़ी। विस्तारा एयरलाइंस पायलटों की कमी से जूझ रही है, इसलिए कंपनी को अपनी कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। इस स्थिति में यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए डीजीसीए ने विस्तारा को उड़ान रद्द होने के साथ साथ देरी पर दैनिक रूप से जानकारी देने को कहा है। सर, कोई समाधान निकलता दिख रहा है विस्तारा के संकट का? जो ताजी खबर हमारे पास आ रही है उसमें विस्तारा के प्रबंधन ने पायलट से बात की है। आज दिन में 2 बार अलग अलग समय पर बात हुई है और पायलट्स ने इस बात को यह संकेत दिया गया कि उनकी वेतन से जुड़ी हुई सुविधाओं से जुड़ी हुई मांगों पर विचार किया जाएगा। अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उसके बाद सेवाएं सुचारू या सामान्य हो पाएंगी, लेकिन डीजीसीए ने जो भारत का एविएशन रेगुलेटर है उसने बार बार विस्तारा के प्रबंधन को इस बात के लिए कहा था कि वो नाराज पायलट से बात करें, और ऐसा पता चला है कि एक राउंड का डिस्कशन पूरा हो गया है जिसमें विस्तारा के लोगों के पायलट्स की लंबित मांगों पर विचार किया जा रहा है। देर रात तक या कल सुबह तक स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। सरकार की ओर से सरकारी बैंक कर्मचारियों को बैंक के शेयर देने पर विचार किया जा रहा है। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ईसॉप्स की पेशकश का प्रस्ताव कुछ समय से ठंडे बस्ते में है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद इस मुद्दे पर बात आगे बढ़ सकती है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि पिछले महीने ईसॉप समेत सरकारी बैंकों से संबंधित मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत हुई है। सर, ये ईसॉप्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये 2015 का प्रस्ताव है। 2015 में जब बैंकों के लिए एक कार्यक्रम जारी किया गया था, जब सरकार सत्ता में आई थी, उसका नाम इंद्रधनुष कार्यक्रम था, तो उसमें यह कहा गया था कि सरकारी बैंक के कर्मचारियों को भी निजी कंपनियों के तरीके से ईसॉप दिए जाने चाहिए। अब ये प्रस्ताव फिर वापस निकलकर मेज पर आया। हालांकि चुनाव का समय इसे लागू होने में शायद चुनाव के बाद इस परिस्थिति बनेगी, पर सरकार और आरबीआई को और बैंकिंग प्रबंधन को यह महसूस हो रहा है कि बैंकों में एट्रिशन काफी तेजी से बढ़ा है। यानी सरकारी कर्मचारियों ने बैंकों से नौकरी छोड़कर निजी बैंकों में काम करना शुरू किया। ये खबरें हम आपको लगातार बताते रहे, और शायद यही एक वजह है कि कर्मचारियों को रोकने के लिए और बीएफएसआई सेक्टर में जो प्रतिस्पर्धा है उसे रोकने के लिए कर्मचारियों को अतिरिक्त राहत या सुविधाएं देने की बात की जा रही है, जो ईसॉप के तौर पर उन्हें मिलेंगी, जिससे कि अच्छे कर्मचारी, अच्छा टैलेंट कंपनियों में रुका रहे या बना रहे। इस साल भीषण गर्मी पड़ने से बिजली की मांग के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के अनुमानों को देखते हुए सरकार ने बिजली संयंत्रों को उत्पादन के लिए एडवांस प्लानिंग बनाने और गर्मी के मौसम में मेंटेनेंस के लिए प्लांट बंद न करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 11 को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे पावर प्लांट फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल करने के लिए कोयले का आयात सितंबर 2024 तक कर सकेंगे। सर, इतनी चिंता क्यों है? क्या क्या तैयारी है? बिजली की किल्लत पे इतनी क्यों परेशान दिख रही है? मौसम विभाग का आंकड़ा या जो आकलन आया वो भयानक गर्मी का और हीट वेव का आकलन है, और इसके बाद बिजली की कटौती और बिजली संयंत्रों पर दबाव दिखना स्वाभाविक है। और ये ऐसे समय हो रहा है जब चुनाव बीच में है, और इसलिए कल सरकार की तरफ से अभी तक की अभूतपूर्व सक्रियता दिखाई पड़ी। पूरी बैठक हुई, इसमें कई सारे फैसले एक मुश्त किए गए कि बिजली की कटौती न की जाए। इन फैसलों में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे कहा गया कि जो पार्शियल आउटेज करते हैं, बीच बीच में बिजली बंद करते हैं प्लांट को लेकर, उसे रोक दिया जाए, उनकी संख्या कम की जाए। सरप्लस बिजली को एक्सचेंज पे उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि जिस राज्य के पास, जिस ग्रिड के पास बिजली नहीं, उसे बिजली उपलब्ध हो सके। यह कहा गया कि जो नई कैपेसिटी एडिशंस हैं जो लंबे समय में होने वाली हैं, उनमें से जो भी संभव हो उसे तत्काल ऐड किया जाए। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि प्लांट लोड फैक्टर की जो शर्तें हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। शुभम ने आपको बताया कि कोल के इंपोर्ट को जारी रखने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। तो इस साल ठीक चुनाव के बीचों बीच बिजली की कटौती का खतरा है, संभावना गर्मी के कारण है, और उस दिशा में काफ़ी सारी कोशिशें एक साथ सामने आ रही हैं। ऐसा दिखाई देता है कि पूरा बिजली क्षेत्र को इस बार बिजली की कटौती रोकने के लिए नए नियमों में बांधा जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तो उछाल आया ही है, साथ में सुरक्षित निवेश के बेहतर विकल्प माने जाने वाले गोल्ड और डॉलर में भी तेजी देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स 104.5 के ऊपर बना हुआ है। वहीं सोने का भाव $2300 प्रति औंस की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। इधर घरेलू बाजार में भी सोने का भाव 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। ब्रेंट क्रूड का भाव
$90 प्रति बैरल के करीब ट्रेड हो रहा है। सर, कच्चे तेल का रुख कैसा बनता दिख रहा है? कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरीके की उत्पादन में कटौती ओपेक ने की थी उसका असर अब हमें दिखाई देने लगा है। बाजार में आपूर्ति सीमित है, वेनेजुएला से आपूर्ति घटने की संभावना है और एक बड़ा दबाव इजराइल और हमास के बीच जंग और ताज़ा जो घटनाक्रम ईरान के साथ हुआ है उसे देखते हुए एक सेंटिमेंट कच्चे तेल में कीमतों में बढ़ोतरी का बन भी रहा है और ये सेंटिमेंट ओपेक की उम्मीदों के अनुरूप है, क्योंकि ओपेक ने जो उत्पादन में कटौती की थी उसका असर बाजार पर अब दिखाई देने लगा है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतें $89 से ऊपर ट्रेड कर रही हैं। ताइवान में भयंकर भूकंप की वजह से भारत सहित दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे होने की आशंका भी है। बुधवार सुबह ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। वहां ये 25 साल में सबसे बड़ा भूकंप है। भूकंप की वजह से वहां पर सेमीकंडक्टर बनाने वाली दिग्गज कंपनी को अपनी इकाइयां शिफ्ट करनी पड़ रही हैं। सर, कितना असर पड़ेगा चिप मार्केट पर? TSMC दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और पूरी दुनिया में चिप की आपूर्ति करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से लेकर मोबाइल लैपटॉप से लेकर कारों तक जाते हैं। बड़ा भूकंप है। जो सुबह तक की खबरें, जो दोपहर तक खबरें थी, उस हिसाब से TSMC के संयंत्र को खाली करा लिया गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान उसके अंदर हुआ है, क्योंकि सेमीकंडक्टर संयंत्र काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं, काफ़ी नई तकनीकों से लैस होते हैं। कितना बड़ा असर इसका हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन बाजार में चिप की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। बड़ी मुश्किल से कोविड के बाद चिप की कमी से दुनिया का पूरा उद्योग उभरा था और अब धीरे धीरे चिप की आपूर्ति नॉर्मल होने लगी थी। लेकिन फिर अब ताइवान के इस भूकंप ने सेमीकंडक्टर की डिमांड को और बाजार में आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं पैदा की हैं। गूगल अमेरिका में करोड़ों लोगों के पर्सनल डेटा रिकॉर्ड्स को डिलीट करने जा रहा है। अगले 5 साल में गूगल थर्ड पार्टीज की ट्रैकिंग रोकने के लिए इनकॉग्निटो मोड में डिफ़ॉल्ट कुकीज़ की ब्लॉकिंग करेगा। दरअसल ये डेटा तब स्टोर किया गया जब यूज़र प्राइवेट इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजिंग सर्चिंग कर रहे थे। हालांकि गूगल के इस प्रस्ताव पर सैन फ्रांसिस्को फेडरल कोर्ट की मुहर लगना बाकी। क्या पूरा मामला है सर? क्या डिलीट हो रहा है डेटा? कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट ने की तरफ से आदेश दिया गया और ये बड़ा मामला है अमेरिका के लिए। गूगल ने बहुत सारा डेटा सर्चिंग का, ब्राउज का अपने पास स्टोर करके रखा था। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं, चाहे इनकॉग्निटो मोड में करते हो या सामान्य रूप से करते हो, आपकी सर्च है, इसका सर्च के तरीकों का, क्या आपने सर्च किया, ये डेटा गूगल के पास रिकॉर्ड में रहता है और इससे प्राइवेसी की दृष्टि से अमेरिका की अदालतों में चुनौती दी गई थी। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब करीब करीब $5 बिलियन के स्वीट्स गूगल पर किए गए थे इसे लेकर, और अब गूगल को ये सारे आंकड़े डिलीट करने पड़ेंगे। सारी सूचनाएं उनके पास मौजूद हैं और अमेरिका में ये अगर फैसला लागू होता है तो दुनिया के अन्य ज्योग्राफीज़ में भी, अन्य भूगोलों में भी गूगल को ऐसा काम करना पड़ सकता है। और एक बार गूगल पर अगर ये नियम लागू हुआ तो बाकी सारी कंपनियां जो भी डेटा स्टोर करके रखती हैं लोगों का, उस पर भी नए किस्म के नियम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। ब्याज दरों पर रिजर्व बैंक की पॉलिसी घोषित होने से पहले बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, जिस वजह से कर्ज की दरों में कटौती की संभावना नजर नहीं आ रही है। मंगलवार को 10 साल की बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 7.12% पर पहुंच गई, जो करीब 2 महीने का ऊपरी स्तर है। इधर ब्याज दरों को लेकर आरबीआई की 3 दिन चलने वाली बैठक आज से शुरू हो रही है। पॉलिसी की घोषणा शुक्रवार की सुबह होगी। मांग में रिकवरी लौटते देख सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दाम बढ़ाना शुरू कर दिए। उत्तर भारत में कंपनियों ने दाम 10 से 15 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी की है। मध्य भारत में तो 30 से 40 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले लगातार 5 महीने तक सीमेंट कंपनियों ने दाम में कटौती करी थी, लेकिन अब मांग लौटते ही दाम बढ़ाना शुरू हो गए। उधर देश की दिग्गज सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक ने सीमेंट की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है। अल्ट्राटेक का सालाना सीमेंट उत्पादन 15 करोड़ टन को पार कर गया है। फिनटेक कंपनियों ने शेयर ब्रोकर के लिए दिए जाने वाले कर्ज की दर में 25 से 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अब ब्रोकर के लिए ये कर्ज 10 से 11% की दर पर मिलेगा। एनबीएफसी कंपनियों के इस कदम से मार्जिन ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी, क्योंकि ब्रोकर इस फंड को अपने क्लाइंट को देते हैं जो इसके जरिए मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। वित्तीय संकट से घिरी एडटेक कंपनी बायजूस 500 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। ये छटनी बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिशों का एक हिस्सा है। रिस्ट्रक्चरिंग की शुरुआत 15-20 दिन पहले हुई थी। छटनी में मार्केटिंग, टीचर और ट्यूशन सेंटर प्रभावित होंगे। कंपनी फ़ोन पर ही कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की सूचना दे रही है। बायजूस ने अपने कर्मचारियों को मार्च का वेतन भी नहीं दिया है।
उत्पादन और मजबूत ऑर्डर बुक के दम पर मार्च में भारत के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में जबरदस्त उछाल आया है। ये 16 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पीएमआई मार्च में बढ़कर 59.1 रहा, जो इससे पहले फरवरी में 56.9 था। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मार्च में लगातार 33वें महीने बढ़ा है। अक्टूबर 2020 के बाद ये सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? अमेरिका से जो महंगाई में वापसी के आंकड़े आ रहे हैं, उन्होंने पूरे दुनिया के बाजारों में उथल पुथल मचाई है। सोने की कीमतों में जो रिकॉर्ड तेजी में दिखाई दी, वो भी उसकी एक बड़ी वजह थी। और अब भारतीय बाजार में भी बॉन्ड यील्ड 7.11% के आसपास दर्ज की गई। माना जा रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कमी का जो कार्यक्रम संकेतों के तौर पर फेडरल रिजर्व की तरफ से दिया गया था, उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी महंगाई वहाँ नियंत्रण में नहीं है। और इसी सेंटिमेंट के कारण भारतीय बाजार में भी इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही कि यहाँ ब्याज दरों में कमी लंबे समय के लिए, कम से कम 2 या 3 तिमाहियों के लिए टल सकती है। और इस परिदृश्य की रोशनी में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चल रही है, जहाँ से हमें ब्याज दरों को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर आने वाले समय के आकलन उपलब्ध होंगे। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज लाल